हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फिजिक्स की चौथी वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें 13 टॉपिक से लेकर 19 टॉपिक तक क्लियर करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। और इस फिजिक्स की जो क्लास चल रही है, इसमें हम एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से क्लियर कर रहे हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसे जरूर से जरूर पहुँचाएं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, देखते हैं कि आज के टॉपिक किस तरीके से आसान बनाए जा सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो निरक्षीय स्थिति कौन सी होती है? तो निरक्षीय स्थिति, पहली बात क्या कही है इसमें? बात ये है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, यानी कि द्विध्रुव क्या होता है ये हम पहले की वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं, तो उसे पहले की वीडियो में जाके देखें। तो यहाँ पर द्विध्रुव है, माइनस का आवेश और एक प्लस का आवेश है, इसका नाम दे दिया है ए बी। तो इसे ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि इसमें माइनस का आवेश और प्लस का आवेश दो आवेश है, इसलिए दो आवेशों से मिलकर बनने वाला ध्रुव द्विध्रुव कहलाता है। इसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं? ओ। और अक्षीय स्थिति में कभी भी मानते हैं तो बिल्कुल सीधी इसी डायरेक्शन में अक्षीय स्थिति में माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बात आई है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में हमें जो है वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऊपर को कोई बिंदु मान लेंगे, यानी कि ऊपर की ओर आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु पी है, जो कि आर दूरी पर रखा गया है। तो ऊपर की ओर निरक्षीय स्थिति मानी जाती है। अब ए से पी को मिला देते हैं और बी से पी को मिला देते हैं। इस प्रकार एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो प्लस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की ओर होती है, ठीक है। माइनस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पीछे की ओर होती है और कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके बीच में होती है। इस तरीके से अगर निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो हमें इसके घटकों को तोड़ना होता है। जो इसके दो वास्तविक घटक और दो काल्पनिक घटक होते हैं। वास्तविक घटक क्या होते हैं कि जिस एंगल से कोण बनाया जा रहा है, उसी एंगल पर लिया गया घटक वास्तविक घटक कहलाता है। जैसे कि इसी एंगल पर ये एंगल हमारा थीटा हो जाता है, इसी एंगल पर अगर इसका वैद्युत क्षेत्र E1, सपोज करो इसको E1 वैद्युत क्षेत्र मान लें और इसको E2 वैद्युत क्षेत्र मान लें, यानी कि माइनस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान हमने E1 मान लिया है और प्लस के आवेश के कारण हमने E2 मान लिया है। तो E2 वैद्युत क्षेत्र कहां पर जाएगा? बीच में जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका वैद्युत क्षेत्र कहां होगा? ये वाला E1 कहां होगा? E1 वैद्युत क्षेत्र ये E1 होगा। तो कभी भी हमें अगर घटकों को तोड़ना है, तो मैं अलग से छोटी सी थ्योरी यहाँ पर बता देता हूँ। अगर हम किसी का भी घटक तोड़ते हैं, यानी कि मान लेते हैं ये x है और ये हमारा y है, और इसके बीच में अगर कुछ भी मान लें, जैसे p मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं थीटा। तो अगर हम x का घटक तोड़ेंगे तो एंगल जो बन रहा है वो x से बन रहा है। तो x का जो घटक होगा, जो बीच का घटक होगा, उसको लेंगे और इसके साथ cos थीटा ले लेंगे। इसके साथ एंगल बन गया, तो इसी के साथ मतलब इसका जो बीच का परिमाण है, उस परिमाण को लिया जाता है दोनों घटकों के साथ। अब ऊपर को जो घटक लेते हैं वो y घटक है। तो भाई ऊपर ये 90 अंश का कोण है, जब ऊपर का घटक लेंगे तो एंगल क्या बनेगा? एंगल क्या बनेगा? एंगल बचेगा 90 में से थीटा कम हो चुका है, यानी कि 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो ऊपर की ओर घटक जो लिया जाता है वो y बराबर क्या लिया जाता है? डायरेक्ट sin थीटा लिया जाता है। इस प्रकार ये sin थीटा हम डायरेक्ट मान लेते हैं कि इस घटक पर आ जाएगा p cos थीटा और भाई इस पर आ जाएगा p sin थीटा, ऊपर की ओर p sin थीटा। इस प्रकार ही हम क्या मान लेंगे? इसके घटकों को मान लेंगे बहुत इजी तरीके से। तो ऊपर को क्या आ जाएगा? इसका बीच का पॉइंट है E, तो यहाँ पर आ जाएगा E2, यहाँ पर आ जाएगा E2 cos थीटा।
ये वास्तविक हो गया। और इसका वाला क्या आ जाएगा, ये भी बीच में आया तो यहाँ आ जाएगा E1 cos थीटा, यानी कि नीचे वाले के लिए E1 cos थीटा, ऊपर वाले के लिए E2 cos थीटा, और इसका ये वाला जो घटक हो जाएगा ये हो जाएगा E1 sin थीटा, और ऊपर हो जाएगा E2 sin थीटा। अब ये जो है हमारे यहाँ पर यानी कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दो घटक हैं, तो ये हमारे जो है वास्तविक घटक हैं। वास्तविक घटक के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि वास्तविक घटक क्यों है, क्योंकि ये एक ही दिशा में है, दोनों इधर की दिशा में है, तो इनका विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पर साइन थीटा क्या है, नीचे की ओर है, और यहाँ पर साइन थीटा क्या है, ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर हो जाते हैं तुम्हारा E1 cos थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये अवास्तविक घटक है, अवास्तविक घटक। और अवास्तविक घटक जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, और विपरीत होने के कारण क्या हो जाते हैं, ये विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे से नष्ट हो जाते हैं, यानी कि निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। तो केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण आएगी, केवल वास्तविक घटक के कारण ही रहेगी। तो हम इसकी थ्योरी कैसे लिखें, अब हम इसकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो थ्योरी ऐसे लिखेंगे, ये तो L मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी L हो जाएगा डिस्टेंस इसका, L टू L का मतलब हाफ इधर हाफ इधर, एक L इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो सिंपल तरीके से थ्योरी बता सकते हैं। माना चित्र में A भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश रखा है, B पर प्लस का क्यू आवेश रखा है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर ऊपर की ओर या निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P माना गया है, और P बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर ही क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, परंतु P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आवेशों के वृत्तीय आवेश के विद्युत क्षेत्र का घटक तोड़ना होता है, जो दो घटकों में तोड़ा जाता है, जिसके वास्तविक घटक और काल्पनिक घटक होते हैं। जिसके दो घटक क्या होते हैं, वास्तविक घटक और काल्पनिक घटक होते हैं। काल्पनिक घटक साइन थीटा होता है, और दो साइन थीटा होते हैं, और दो ही कोस थीटा होते हैं। कोस थीटा वास्तविक घटक हैं जो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, परंतु साइन थीटा जो हैं दो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये कट जाते हैं या निरस्त हो जाते हैं। अब कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हम निकालते हैं। अब कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार होगी, थ्योरी इस प्रकार लिख लेंगे जैसे मैंने बोली है। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार होगी, E1 cos थीटा हो जाएगा। इसका परिमाण ले लेंगे क्योंकि हम किसी दिशा में विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, इसीलिए इसका परिमाण लिया जाता है E2 cos थीटा। यहाँ पर E2 cos थीटा ले लेंगे और इसका भी परिमाण ले लेंगे। अब जैसे जैसे हम इनकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर इसकी परिमाण वैल्यू निकालेंगे तो इसका वेक्टर हट जाएगा परिमाण में। ऐसे ही E1 की वैल्यू जब रखेंगे, तो एक बात और है कि यहाँ पर बीच की दूरी कैसे पता करेंगे, माइनस आवेश से P तक की दूरी कैसे निकालें। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ऐसे देखो कि लंब आधार और कण यानी कि पाइथागोरस में यहाँ पर यूज हो जाएगी, और ये दूरी जो हो जाएगी अंडर में, इस दूरी को हम लिख सकते हैं क्या, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यानी कि ये आधार और लंब का स्क्वायर इसके अंदर लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी सेम टू सेम, यही दूरी यहाँ पर हो जाएगी। इसका लंब और इसका आधार भी यही है, तो दोनों की दूरी जो है वो बिल्कुल सेम है। तो दूरी हमें दोनों की चाहिए थी, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र के सूत्र का यूज करेंगे, जो कि हमारा ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। तो ये दूरी का स्क्वायर अब ये यूज यहाँ पर करना है हमें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका आवेश कितना है माइनस, E1 का आवेश है माइनस का Q, तो यहाँ पर माइनस का Q रख लेंगे। और इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, वो है हमारी R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर कर देंगे और मॉडुलस लगा देंगे। इसके साथ क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा भी ले लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। इसके लिए दूसरा वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका आवेश क्या है, E2 का आवेश क्या है हमारा, प्लस का Q है, तो प्लस का Q ले लेंगे। लेकिन डिस्टेंस इसकी बिल्कुल सेम है, तो डिस्टेंस वही रहेगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर पहले से ही
होता है फॉर्मूले में, इसलिए लिया जा रहा है। यहाँ पर cos थीटा ले लेंगे और इसका मॉडुलस लगा लेंगे। ये हमारा क्या चल रहा है, ई बराबर चल रहा है। अब हमें इससे क्या है, इसमें से क्या है बाहर निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस में से यहाँ पे साइड में दिखाते हैं, अगर कोई भी माइनस की संख्या होती है या कोई भी लेटर होता है तो इसमें से बाहर निकलता है तो वो प्लस का हो जाता है, इसे मॉडुलस कहते हैं। इसका प्रेक्षित मान होता है प्लस का ही निकल के आता है, इसलिए यहाँ से माइनस का क्यू जो है जैसे ही बाहर निकालेंगे ये प्लस का हो जाएगा। तो 1/4πε0 क्यू अपॉन में अंडरूट r स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा वाला भी 1/4πε0 क्यू अपॉन में अंडरूट का r स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर और cos थीटा आ जाएगा। ये दोनों चीजें आ गई साथ ही, 2 बार आ चुका है तो हम 2 बार ना लिख के सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। 1 और 1 2, यानी कि यहाँ पर 2q लिख सकते हैं, 2 से गुणा कर देंगे 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, r स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे cos थीटा है, अब cos थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो cos थीटा की वैल्यू यहीं से निकलेगी, क्योंकि अगर एंगल इधर से है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ही cos क्या होता है, हमने त्रिकोणमिति में पहले से ही पढ़ चुके हैं, लाल बटे कक्का होता है। लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है साइन, आधार बटे कर्ण होता है कोज, और लंब बटे आधार होता है टेन। तो यहाँ पर कोज क्या है, कोज है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है यहाँ पर इस एंगल के हिसाब से आधार है एल, तो यहाँ पर एल हो जाएगा। और कर्ण क्या है, इसके हिसाब से ये कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो ये cos थीटा की जगह एल अपॉन में ये रख दिया जाएगा बस, और हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 2q ऐसे लेते हैं, इसके स्थान पर जैसे ही हम क्या लिखते हैं, जैसे ही हम इसके स्थान पर लिखते हैं l अपॉन में अंडरूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर तो क्या है होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर 1 पावर है, तो ये हो गया 2ql। तो मेरे भाई यहाँ पर 2ql हो चुका है, और 2ql के जगह हम क्या रख सकते हैं, और यहाँ पर r स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 पावर है और 1 पावर ये आ गई तो 3 हो जाएगी। पर हम 2ql बराबर जानते हैं क्या होता है, p बराबर होता है 2ql। तो इसके स्थान पर द्विध्रुव बनाने के लिए इसे हम क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे p, और हमारा आंसर हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का जो असली मान है वो ये आ जाएगा। बस एक लाइन और बस करनी है, यहाँ पर एक बात और लिखनी है, यदि r जो है, यदि l जो है, l का मान अगर r से कम है, यानी कि r से 3 गुना कम हो जाता है, तो इसे छोड़ देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी कि इसे शून्य के बराबर मान लिया जाता है। तो इसे जैसे ही l को छोड़ेंगे हम, तो अंडरूट में क्या बचेगा, अंडरूट में r स्क्वायर बचेगा, और उसकी पावर कितनी है होल 3, यानी कि अंदर के रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो r की पावर 3 बचेगी, यानी कि e बराबर हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है 1/4πε0 अपॉन में p है, वो सॉरी ऊपर p है और नीचे अपॉन में r की पावर 3 है। यही क्या है, यही हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है, जो कि हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इसका अगला क्वेश्चन जो है वो बलयुग्म आघूर्ण से संबंधित है। इसे मिटान देते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने आपको, इसे जरूर अच्छे से देखना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें मेरे दोस्तों तक। तो चलते हैं, अगला टॉपिक है, सीधा बोला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, यानी कि ये लाइनें खींच लेते हैं हम एक समान वैद्युत क्षेत्र की, यानी कि यहाँ पर 4 लाइनें हमने खींच ली हैं। तो हमने इसको मान लिया है एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये ई से डिनोट किया है, मतलब प्रदर्शित कर दिया है। अब बोला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या करना है, एक द्विध्रुव रखा गया है और एक द्विध्रुव को रखा गया है, और उस पर कार्य करने वाले बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसको हमने कुछ इस प्रकार से रख दिया है, ऐसे करके एक द्विध्रुव रख दिया है इसके अंदर। ये द्विध्रुव है, यहाँ पर मान लेते हैं माइनस का आवेश है और यहाँ पर मान लेते हैं प्लस का आवेश है। इसको A मान लो और इसको B मान लेते हैं, और इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी सीधी खींच लेते हैं और इसको ऐसे करके मिला देते हैं, ताकि हमें इसकी दूरी चाहिए। तो ये A B C मान लेते हैं, और
प्लस के कारण वैद्युत बल जो काम करेगा वो आगे की ओर काम करेगा, यानी कि इसको हम F1 मान सकते हैं। और इस पर जो वैद्युत बल काम करेगा वो पीछे की ओर काम करेगा, इसे F2 मान सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में ये दोनों ही बल बराबर होंगे तभी ये द्विध्रुव आघूर्ण काम करेगा, यानी कि ये रोटेट करेगा और घूमेगा। घूमने की क्रिया को आघूर्ण कहते हैं। किसी भी बिंदु पर घूमना आघूर्ण कहलाता है। मान लेते हैं इसे थीटा कोण पर झुकाकर वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर झुकाकर रखा गया है, यानी कि यहाँ पर दो तीन कंडीशन है, साइड में लिख देते हैं। F1 बराबर क्या है, F2 के है, यानी कि दोनों को हम F मान सकते हैं, यानी कि दोनों बल बराबर है। और यहाँ पर हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी अब हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 2L होती है और हमारा एंगल थीटा है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास दो ही चीजें हमें चाहिए, दोनों बल के बीच की दूरी, यानी कि ये वाला बल और ये वाला बल, इन दोनों बलों के बीच की दूरी ये होगी, यानी कि BC होगी। तो BC हमें BC और कर्ण दिया है, यानी कि ये सीधी लाइन दी है, यानी कि लंब दिया है और इसका कर्ण दिया है। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो हम साइन थीटा लेंगे और लंब बटे कर्ण ले लेंगे, यानी कि लंब की जगह क्या रख देंगे, BC रख देंगे, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर हमने BC रख दिया और कर्ण इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 2L हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आड़ी त्रिज्या गुणा BC की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि दोनों बलों के बीच की दूरी हमें मिल जाएगी, BC है तो मिल जाएगी 12 sin थीटा। यहाँ पर हमने 12 sin थीटा, यहाँ पर 12 sin थीटा लिख देंगे, यानी कि ये कैसे आई है मैंने आपको बिल्कुल निकाल कर दिखा दी है। अब हम चलते हैं इसकी थ्योरी बताते हैं। अब हमने चित्र को अच्छे से समझा दिया है, अब इसके प्रूफ करने वाले हैं। माना चित्र में ऐसा लिखेंगे इसकी थ्योरी को, माना चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाया गया है जिसके अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है जो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, या इसे थीटा कोण पर झुकाकर रखा गया है। माना वैद्युत क्षेत्र पर दो बल कार्य करते हैं जो F1 व F2 हैं। ये दोनों बल वैद्युत क्षेत्र के कारण काम करते हैं। ये दोनों बल जब एक साथ काम करते हैं तो एक साथ बल काम करने के कारण इसे बल युग्म कहते हैं, यानी कि जोड़े को युग्म कहते हैं, इसीलिए आया बल युग्म, यानी कि बल युग्म आगमन। आगमन का मतलब घूमना। जब दो बल विपरीत होते हैं और बराबर होते हैं और जब कार्य करते हैं तो हमारा द्विध्रुव वाली रोड जो होती है वो घूमती है, आघूर्ण की क्रिया करती है। तो इसी के लिए हमें सूत्र सिद्ध करना है, तो हम जानते हैं। अब लिखते हैं, थ्योरी मैंने आपको समझा दी है, तो अब क्या लिखेंगे, बल युग्म आघूर्ण बराबर, कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण बराबर, यानी कि कैसे करना है इसको, किया गया कार्य, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि इसको कार्य कार्य से सिद्ध करना है। सूक्ष्म कार्य पर लिखते हैं, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि विस्थापन का मतलब यहाँ पर इससे कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्य जो है क्या है, हमारा कार्य W मान लेते हैं, dW मान लेते हैं, और यहाँ पर बल क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है, विस्थापन ही है। तो यहाँ पर हम विस्थापन BC ले लेंगे। तो यहाँ पर बल क्या होता है, वैद्युत बल है। वैद्युत बल के लिए क्या काम करेगा, यहाँ पर बल युग्म बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पर बल जो हमारा है वो F बराबर हम जानते हैं, F बराबर होता है QE। पहली वाली हेडिंग से पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की हेडिंग से, F बराबर QE। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम F बराबर QE, यहाँ पर QE लिख सकते हैं, और BC बल गुना बलों के बीच की दूरी मतलब विस्थापन, यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2L sin थीटा ले लेंगे। अब जब यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दिखाई दे रहा है हमें 2QL, या इसको लिख सकते हैं 2QL इंटू E और इंटू साइन थीटा, यानी कि बल युग्म आघूर्ण बराबर जो कार्य है, जो किया गया कार्य है वो बल युग्म आघूर्ण है। तो यहाँ पर हमें सॉरी इसके लिए DW नहीं तो मानना चाहिए, तो यहाँ पर हम तो मानेंगे, जिससे बल युग्म आघूर्ण को नोटिफिकेशन किया था। इसको लिख सकते हैं बल युग्म आघूर्ण बराबर, बल युग्म आघूर्ण बराबर बल गुणा विस्थापन या बलों के बीच की दूरी, बलों के बीच की दूरी, यानी कि कितनी बीच की दूरी है, ठीक है। आघूर्ण इसको मिटा देते हैं। अब क्या आ जाता है हमारा, टो बराबर चलता है, टो बराबर क्या आ गया भाई, 2QL बराबर क्या होता है, P होता है, और क्रॉस में क्या आ गया है, E आ गया है, इंटू साइन थीटा।
यानी कि ये एक सदिश राशि है। अगर इसे हम साइन को हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा ई इंटू ई वेक्टर, पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, यानी कि टो बराबर ये एक सदिश राशि है, इसीलिए इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है साइन को हटाते हैं। यानी कि मैं अलग से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर दो दो वेक्टर राशि मतलब सदिश राशियों का अदिश गुणनफल निकालते हैं तो ए बी कोस थीटा आता है, और यदि हम सदिश गुणनफल निकालते हैं तो यहाँ पर ए बी साइन थीटा आता है, जो कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन है। इससे पहली कंडीशन में अभी आगे आएगी तो मैं बताऊंगा। ये टॉपिक हमारा ये क्या हो गया है, ये प्रूव्ड हो गया है, जो कि दूसरी हेडिंग और दूसरा प्रूफ बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया, कौन सी चीज कैसे आई है सब बना के दिखा दिया है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा 15 है, जो कि लिखा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक और सूत्र भी लिखिए। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखा जिस पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी कि अगर कोई पृष्ठ ले लें, यहाँ पर ऐसे ही कोई पृष्ठ ले लें, मान लेते हैं इससे कुछ वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये ए क्षेत्रफल वाला हमने कोई पृष्ठ ले लिया है। हो सकता है, जरूर नहीं, कोई ऐसे भी निकल सकता है, किसी एंगल पर भी निकल सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र ये क्या है, एक पृष्ठ है, चालक पृष्ठ मान लेते हैं इसे, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, कि किसी भी चालक पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, जिसको इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, जो अभी बताया था मैंने फिलहाल पीछे। तो ये ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर होता है। जैसे ही कि अगर किसी कोण पर बाहर निकलती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर हटाते हैं तो यहाँ पर कोस थीटा आ जाता है। तो यही क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। क्या है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे बताएं, तो मात्रक बहुत सिंपल है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, हमने पहले बताया था। अब यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर इसका मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यहाँ से हमने मात्रक और ये इसका सूत्र है, तो मात्रक, सूत्र और इसकी परिभाषा हमने सारी क्लियर कर दी है। अब हम चलते हैं इससे अगले टॉपिक की ओर, जो कि गॉस की विधि या उसका नियम बताना है। तो गॉस नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों परीक्षण के आधार पर गॉसियन पृष्ठों से निकलने वाले फ्लक्स के बारे में बताया। यानी कि गॉसियन पृष्ठ कौन से होते हैं, गॉसियन पृष्ठ कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं लिख के दिखा देता हूं, बेलनाकार तार, बेलनाकार तार, यानी कि तार जो होता है वो गॉसियन पृष्ठ है। यानी कि गोला भी हो सकता है, गोला हो सकता है, यानी कि स्फीयर। इसके इसके बाद इसमें चालक पृष्ठ हो सकता है, चालक पृष्ठ, चालक पृष्ठ भी हो सकता है, चकती हो सकती है, चकती हो सकती है, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है। ये सब क्या हैं, सब के सब गॉसियन पृष्ठ हैं। ये बात क्लियर करनी जरूरी है कि गॉसियन पृष्ठ कौन से होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। तो ये गॉसियन पृष्ठ वो होता है जो आवेश को पूरी तरीके से अपने पृष्ठ पर फैला देता है, यानी कि सभी जगह उस पर आवेश फैल जाता है। ऐसे पृष्ठों को ही हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं जो कि अच्छे से दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं इसकी परिभाषा कैसे बताएं कि गॉस का नियम क्या था। उसने क्या बताया, उसने बताया कि यदि किसी भी गॉसियन, ये सारे के सारे गॉसियन पृष्ठ हैं, इनको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो उसने बोला किसी भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर रखे आवेश, यानी कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर रखे आवेश रखते दिखाते हैं। किसी गॉसियन पृष्ठ को बना लेते हैं, मान लेते हैं ये क्यूब है, मतलब एक घन है, इसके अंदर एक प्लस का क्यू आवेश रख देते हैं। इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। भाई निकलेंगी, जब वैद्युत क्षेत्र इससे बाहर निकलेगा तो ये वैद्युत क्षेत्र है, सब तरफ को वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो इस
पे निकलने वाली बल रेखाओं की यहाँ से डेफिनेशन क्या आ रही है कि बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। और यहाँ पर भी गॉसियन पृष्ठ ने यही बात बताई कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताओ, यानी कि गॉसियन पृष्ठ से बताना है। तो गॉस ने गॉसियन पृष्ठ से कैसे बताई कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है फाई का, वो उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। यही गॉस का नियम या प्रमेय है, जिसे हम सिंपल रूप से क्या कहते हैं, Q बराबर फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? गॉस की प्रमेय है, इसे ही गॉस का सूत्र या नियम कहते हैं। और गॉस की प्रमेय सिद्ध करना हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी भी काफी टॉपिक हैं, 19 तक टॉपिक क्लियर करने हैं। तो हम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। यानी कि आपकी कम से कम 90% सिलेबस ऊपर चल रहा है। तो ये अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। और जो इसमें त्रुटि या कमी हो वो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में उस कमी को हम दूर कर सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं इस अगले टॉपिक की, देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखा क्या होती है? एक तार जैसा ही रेखा होती है। मान लो एक तार है तो वो रेखा ही है, यानी कि अगर एक तार ले लें और इस तार को हम प्लस क्यू आवेश दे दें, यानी कि ये आवेश प्लस क्यू आवेश दे दें, और ये आवेश इस तार के सभी जगह एक समान रूप से फैल जाता है, यानी कि एल लंबाई का तार है, ये आवेश सभी जगह समान रूप से फैल जाता है। तो किसी तार पर आवेश का एक समान रूप से फैल जाना क्या कहलाता है? रेखीय, बोला है रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यानी कि जब किसी तार को, चालक तार को कोई आवेश दिया जाता है और वो आवेश उस तार के सभी जगह फैल जाता हो, तो उसे सभी जगह फैल जाता हो, मतलब वक्र पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ, सभी जगह जब फैल जाता है तो ऐसे आवेश का फैलना क्या कहलाता है? हमारा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता क्या है? यानी कि कौन से भाग पर आवेश आया है, यानी कि लैम्ब्डा बराबर आवेश कौन सा आया है? क्यू आया है। और कितने भाग पर आया है? केवल उसकी लंबाई पर आया है, केवल उसकी लंबाई पर आया है। तो लैम्ब्डा बराबर क्यू अपॉन एल, ये रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा। अब चलिए हम इससे अगली, इसका मात्रक कैसे लिखें? ये इसका मात्रक बहुत आसान हो जाता है। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलम। और एल मतलब लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। हमने मात्रक यहाँ से क्लियर कर लिया और इसको जान भी लिया है। अब हम चलते हैं, इससे अगला टॉपिक हमारा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि हम कोई पृष्ठ ले लें, चालक प्लेट ले लेते हैं, उसकी लंबाई एल है और उसकी चौड़ाई को बी मान लें और उसके क्षेत्रफल को ए मान लें, यदि इसे किसी प्रकार का आवेश दे दें और ये आवेश चालक पृष्ठ के सभी जगह फैल जाए, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई सब जगह अगर फैल जाता है, तो क्या कहलाता है? इसे हम ऐसे आवेश को, इसे कहते हैं पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे कौन सा कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। इसे रेखीय, क्योंकि ये रेखा जैसा होता है तार, एक रेखा जैसा। लेकिन ये पृष्ठ क्या है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, सही हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? सिंपल तरीके से लिखते हैं कि ये कहेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान, जब किसी पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान जो होता है, जब किसी चालक प्लेट को कोई आवेश दिया जाता है और वो उस चालक प्लेट के सभी जगह फैल जाता हो, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, तो इस प्रकार आवेश का फैलना क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे छोटे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है आवेश कितने हिस्से पर आया है, आवेश क्या आया है? क्यू आया है, वो ऊपर रख दिया जाएगा। और कितने हिस्से पर आया है? उसकी लंबाई और गुणा चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल पर आया है। तो छोटा सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल। और इसका मात्रक भी यहीं से हम अच्छे से बता देंगे। इसका मात्रक कूलम होता है और इसका मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाता है कूलम प्रति वर्ग मीटर या कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर, जो इसका
आयतन आवेश घनत्व है। ये आयतन आवेश घनत्व बहुत ही आसान है, यानी कि कोई भी गोला या घनत्व या घन या घनाभ ले लो, और इसमें कितनी साइडें होती हैं, इसमें लंबाई भी होती है, इसमें चौड़ाई भी होती है, इसमें हाइट भी होती है। यानी कि कोई आवेश, जब किसी आवेश को या कोई आवेश किसी घन को दिया जाता है, यानी कि आयतन वाली वस्तु को दिया जाता है, तो आयतन वाली वस्तु पर वो आवेश उसकी लंबाई में भी फैलता है, उसकी चौड़ाई में भी फैल जाता है, उसकी ऊंचाई में भी फैल जाता है। तो यह आवेश सभी जगह फैल जाता है। आवेश का आयतन वाली वस्तु में सभी जगह फैल जाना ही क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। यानी कि आवेश का घनापन, यानी कि कितनी जगह वो प्रति एकांक आयतन में या क्षेत्रफल में या लंबाई में फैला है, वही उसका आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम क्या से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर होता है आवेश आया है, कितने भाग पर आया है, उसके आयतन पर, तो आवेश बटे आयतन, ये फॉर्मूला हो जाता है इसका। मात्रक कूलम प्रति आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, यानी कि मीटर की घात 3। तो ये टॉपिक हमने जो क्लियर कर लिए हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, सारे टॉपिक मैंने एक एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर पहुंचाएं। चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।